हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। बिल्कुल नीट का एग्जाम बिल्कुल बच्चों सिर पे आ चुका है और डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मैं साथ हूं, चिंता मत करो, है कि नहीं है? तो बच्चों ये टॉप 30 क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज हम लेके आए हैं, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हर चैप्टर के सारे कंसेप्ट एक बार आपके रिवाइज हो जाएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले एक बार आपके दिमाग में आ जाएंगे। और ये जो नीट का क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया हुआ है, ये नीट को मद्देनजर रख के बनाया, नीट के लेवल को देख के बनाया। हमने इस क्वेश्चन को ऐसा डिजाइन किया है कि नीट के लेवल, जो एग्जैक्ट लेवल है उस टाइप का क्वेश्चन तो डाला ही डाला है, थोड़ा सा अपर लेवल भी डाला है, थोड़ा सा लोअर लेवल भी डाला है कि कंपटीशन कभी भी अपने आप को, मतलब कभी भी अपने आप को चेंज करे, थोड़ा मोड भी चेंज करे तो आप कहीं से परेशान। देखिए थोड़ा नीचे का लेवल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का लेवल जब भी आएगा तो दिक्कतें आएंगी, मगर हमने हर तरीके से इसको तैयार किया है कि बच्चा हमारा जब भी इस नीट के एग्जाम को दे तो उसको लगे कि हाँ भाई, ये जो सर ने करवाया है चीजें उसी से हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों देर नहीं करते, इस क्वेश्चन के कलेक्शन को बच्चों रखिएगा जरूर। एक कॉपी पेन निकाल लीजिए, सारे क्वेश्चन को नोट करना है और इस क्वेश्चन को ही रिवाइज करके आप 7 मई के एग्जाम दीजिएगा और आप हंसते हंसते कहेंगे कि हाँ क्वेश्चन सच में आया है कि नहीं है? तो बच्चों देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक हमने आज लिया है वो यूनिट एंड मेजरमेंट का है। बिल्कुल हम इस पेन को बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, किसका है? यूनिट एंड मेजरमेंट का है। इसके बाद लेक्चर 2 आएगा, मोशन इन 1D। ऐसे करते करते पूरी की पूरी फिजिक्स हम आपको रिवाइज कराएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए एक चीज याद रखिएगा, चाहे यूनिट का क्वेश्चन हो चाहे डायमेंशन का क्वेश्चन हो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हो, चाहे जितना भी छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो। तो सबसे पहली चीज अगर हम बातें हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए तो एरिया होता है, इसका डायमेंशन बता सकते हो, मगर मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन में थोड़ा सा फंसोगे तो कोई चिंता की बात नहीं। आपने ये देखा होगा फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है, तो B इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ अपॉन क्यू वी लिख सकते हैं कि नहीं? तो B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू वी, और ये क्या है? ए है। फोर्स के डायमेंशन को बोलते हैं MLT -2, एरिया को L स्क्वायर, चार्ज को हम AT बोल सकते हैं और वेलोसिटी डायमेंशन होता है LT -1। ठीक, अब आप देख सकते हैं L से L कट गया, T -1 से +1 करेगा तो कितना आया? ML स्क्वायर T -2 A -1। क्या कोई ऑप्शन है ML स्क्वायर T -2 A -1? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। तो क्वेश्चन अच्छा था। और एक चीज बच्चों और आप लोगों से कहनी कि जब भी डायमेंशन का क्वेश्चन हो तो मोस्टली आप फॉर्मूले क्लास 12th या 11th लास्ट का रिवाइज करके जाइए, क्योंकि वही फॉर्मूले आपके दिमाग में नहीं होते और एग्जामिनर उसी से खेल सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूछा क्या, द डायमेंशन ऑफ आरसी। द डायमेंशन ऑफ आरसी। ठीक, अब आरसी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस है। आपने ओम्स लॉ देखा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? V बाई आई लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू V बाई आई लिख दिए। ठीक, अब आते हैं Q इज इक्वल टू CV देखा होगा, तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q बाई V। Q बाई V, इससे फायदा क्या हुआ? V से V क्या हो गया? कट गया। अब Q को हम क्या बोल सकते हैं? AT, और करंट को A बोल सकते हैं, A से A कटा तो मेरा आंसर कितना हो गया? T। तो कौन सा आंसर हो गया? T। तो डायमेंशन ऑफ आरसी एक तरीके से क्या आ गया? T आ गया। ठीक, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों एक चीज ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन को टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहता है कंपटीशन में। टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास नहीं है, नॉलेज चाहे जितनी हो, कंपटीशन नहीं निकलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट एक कंपटीशन के प्रति, मतलब जो कंपटीशन का पेपर है उसके प्रति आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम तरीके से कैसे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, वो धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा, उसकी चिंता नहीं। बस आप लोग बस वीडियो में बने रहो, देखते रहो, इस क्वेश्चन को नोट करते रहो, बस यही करो। ठीक, अब चलिए पूछा क्या, द डायमेंशन ऑफ रिएक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, रिएक्टेंस बोला है, क्या बोला? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कुछ और नहीं होता, एक रिएक्टेंस रेजिस्टेंस ही होता है। क्या है? एक रेजिस्टेंस ही होता है। कहां फंसोगे? एक्सएल एक्सी के चक्कर में। फॉर्मूले पता है, फिर डायमेंशन कनेक्ट करना बड़ा दिक्कत है। रेजिस्टेंस आसानी से आ सकता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, और ये क्वेश्चन 2007 में पूछा भी गया हुआ है। तो हम रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन, देखिए फॉर्मूले चाहे जो हो, अगर वो चीज डिफाइन होती है तो इसका मतलब है कि डायमेंशन है। रिएक्टेंस को रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन, रिएक्टेंस का डायमेंशन, यूनिट सब कुछ सेम होगा।
अब v को हम कैसे लिखें? v का डायमेंशन दिमाग में नहीं, v को वर्क अपॉन चार्ज बोल सकते हैं ना, तो लिख लिए वर्क का डायमेंशन कितना होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा it लिखेंगे, क्योंकि करंट को यहाँ पे a से नहीं बोला I से बोला, तो जो एग्जामिनर बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलिए, और ये हो गया I। ठीक, अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ml स्क्वायर t माइनस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा I माइनस 2। कोई है ऑप्शन ml स्क्वायर t माइनस 3 I माइनस 2? सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखिए आसानी से आया ना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2012 में पूछा भी गया है। ठीक, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम में बहुत मतलब अलग अलग सन में एरियर में ऐसे पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को बहुत मिला। तो मैंने इस क्वेश्चन को जब लिया तो मैंने यही सोचा कि यार इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब जैसे एनर्जी डेंसिटी लिखा है तो कहीं कैपेसिटेंस लिखा होगा या पोटेंशियल लिखा होगा, मतलब कोई भी चीजें ऐसे लिखी होंगी, पूछ लेगा कि सेम डायमेंशन डिफरेंट डायमेंशन, इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पूछा क्या है कि सेम डायमेंशन क्या है। तो देखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस होता है। ठीक, ये दोनों चीज तो ऐसे ही कट गई। अब हम यंग मॉडुलस आते हैं, तो यंग मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को बोलते हैं mlt माइनस 2 और एरिया होता है एल स्क्वायर। तो एक एल से एल कटेगा तो बनेगा ml माइनस 1 t माइनस 2। इसका डायमेंशन क्या है? एनर्जी डेंसिटी को चेक करते हैं। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ml स्क्वायर t माइनस 2 वॉल्यूम होता है एल क्यूब, कैंसिल आउट हुआ तो ml माइनस 1 t माइनस 2। आप देख सकते हैं कि दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी यंग मॉडुलस का डायमेंशन सेम है। कौन सा आंसर सही है? पहला और चौथा। ये क्या है, इनके डायमेंशंस क्या है, सेम है। ठीक, और भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप इस लिंक को, टेलीग्राम का ये लिंक दिया हुआ है, इससे लिंक हो जाइए हमसे और मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा और आपको मिल भी जाएगा इसका पीडीएफ भी। क्वेश्चन 2009 में है, आया हुआ। पूछा क्या है, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या है, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, मतलब ए बी सी की वैल्यू बतानी है सब कुछ चेक करके। m0 lt माइनस 1। ठीक, अब देखिए a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1। a की वैल्यू यहां 1 है, गलत हो गया। एक्सेलरेशन mlt माइनस 2, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 2। ये भी गलत क्योंकि a की वैल्यू 1 है, 0 दिया। फोर्स क्या होता है mlt माइनस 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 2। देखिए दिख रहा है कि नहीं? अब इसका मतलब प्रेशर क्या, जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो प्रेशर इसका मतलब क्या है, सही होगा। आप देख भी सकते हो क्या होता है ml माइनस 1 t माइनस 2, ये प्रेशर का डायमेंशन होता है। और आप देख सकते हैं a1 b माइनस 1 c माइनस 2। समझ गए? लिख लो। अब आते हैं ये जो क्वेश्चन हमारा, ये बिल्कुल हाल फिलहाल का है, नीट 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है बच्चों। देखो एक चीज याद रखो कि ये नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं, पहली चीज ये जान लो, बहुत बड़े बड़े लेवल के नहीं होते जितना आपको दिखाया जाता है। आप बस फोकस बस हो जाओ, क्या हो जाओ, फोकस हो जाओ, कंपटीशन आपका निकल जाएगा, ये पक्का है। ये जान लो, ये बहुत बड़े लेवल के एग्जाम नहीं है, आपके डिस्ट्रैक्शन से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो कुछ दिन और बचे, फोकस हो जाओ, सारे जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट हैं उनको किनारे करो और लग जाओ। अब पूछा क्या है, F फोर्स है, A एक्सेलरेशन है, T टाइम है और एनर्जी के डायमेंशंस को समझना है। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। पावर क्या है, A B और C। पावर क्या है, A B और C। ठीक, अब ऐसे लिख लो ml स्क्वायर t माइनस 2 एनर्जी, फोर्स कितना होता है mlt माइनस 2, पावर क्या है A, एक्सेलरेशन क्या होता है lt माइनस 2, पावर क्या है B और ये C हो गया। ठीक, अब चलते हैं, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर माइनस 2a, l की पावर b, t की पावर माइनस 2b और t की पावर c। ऐसा लिख सकते हैं। हम इसको सही से लिखें तो m की पावर a, l की पावर a प्लस b, t की पावर माइनस 2a माइनस 2b प्लस c। ठीक, ml स्क्वायर t माइनस 2। अब देखिए a की वैल्यू क्या दिख रही है, 1। a प्लस b, देखिए क्या दिख रहा है, a प्लस b कितना है, 2 है, तो a की वैल्यू 1 पुट कर दो,
तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब -2a -2b प्लस c कितना दिखा है, -2, रख दो यहाँ -2। a की वैल्यू 1 रखो, b की वैल्यू 1 रखो, ठीक, -2 से -2 कटा, c की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए आप यहां पे a की वैल्यू 1 रखो, b की वैल्यू 1 रखो और c की वैल्यू 2 रखो, तो FAT स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है, सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। देखिए झट बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आ गया, कुछ नहीं रखा था, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन भी देखिए नीट का पूछा है। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ सालों का अंतर है, पैटर्न सेम है। वहां पे आपसे पूछा था फॉर्मूला पूछ लिया था, यहाँ पे पावर पूछ लिया, सेम काम करना है। ये फॉर्मूला क्रिटिकल वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है कुछ ऐसे, ईटा विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है, आर रेडियस, ऐसा बता दिए और आपसे एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, कुछ ऐसे, ठीक। अब क्या करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन रखो, जैसे मैंने एक फोर्स का उसका एनर्जी का डायमेंशन रखा, उसके बाद मैंने फोर्स का डायमेंशन रखा तो ईटा का डायमेंशन रखा। ईटा का डायमेंशन कैसे पाओगे, स्टोक लॉ लगा दो, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। 6 पाई से कोई लेना देना नहीं, तो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आरवी। यहां से आप ईटा का डायमेंशन पा सकते हो। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, रेडियस एल होता है। सारे डायमेंशन रखोगे, कंपेयर करोगे तो एक्स की कोई वैल्यू आएगी, वाई की कोई वैल्यू आएगी, जेड की कोई वैल्यू आएगी। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, करिए। इनकेस नहीं आता है तो बताइएगा, मैं इसको फिर से कर दूंगा। वैसे जगह की थोड़ी सी कमी है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि कर लोगा। मैंने तरीका भी बता दिया, देखो कैसे होगा, है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। ये कुछ एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक। ये एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ एक्सप्रेशन दी हुई और आपसे पूछा क्या है कि ए का डायमेंशन क्या होगा। आपसे पूछा क्या है, ए का डायमेंशन क्या होगा। तो चलिए क्या लिखा है, P इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल E माइनस AT स्क्वायर। ये पावर में है बच्चों, ये क्या है, पावर में। और बता दिया A एक कांस्टेंट है, T टाइम में, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब देखो हमसे A का डायमेंशन पूछा है, तो देखो ये पावर है, पावर डायमेंशन लेस होगी तो इसको हम 1 बोल सकते हैं। A इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा और इसको हम लिख सकते हैं T माइनस 2। तो A क्या आ गया, T माइनस 2 आ गया, कोई डायमेंशन हो गया। तो कौन सा आंसर, बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। आपको लग रहा होगा तो बड़े आसान नहीं, यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए हैं जो आप नहीं लगा पाते हो। बस हाँ, ये वीडियो फोकस होके देख रहे हो तो तुमको आसान लग रहा है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वेलोसिटी की बड़ी सी एक्सप्रेशन दी है और यहां बता दिया है कि टी क्या है, टाइम है, बी वेलोसिटी, ए बी सी का डायमेंशन बताना है, ए बी सी का डायमेंशन। तो बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। देखो कैसे, क्या लिखा है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, ऐसा लिखा है। अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि at एक वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1। तो अब ये t नीचे से ऊपर जाएगा तो ये lt माइनस 2 होगा, तो एक्सेलरेशन a की जो वैल्यू है वो आ गई lt माइनस 2। अब lt माइनस 2 आप देख सकते हैं दो जगह दिख रहा है, इसके अंदर c और a ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दूसरा देखो, ये क्या है, टाइम, और टाइम में c जुड़ रहा है, इसका मतलब जो c है वो भी टाइम है, क्योंकि सेम चीज में सेम ही चीज जुड़ सकती है ना। इसका अंदर जो c है वो हो जाएगा t, इसका मतलब जो c है वो हो जाएगा t। यहाँ पे l दिया, ये भी ऑप्शन गया, इसका मतलब कौन सा आंसर सही, बी आंसर क्या है सही। ऐसे भी कर लो, क्योंकि तुम्हें वहां पे ये नहीं करके दिखाना है कि सब कुछ करके दिखाओ फाइनल आंसर क्या होगा। आपको ये दिखाना है, आपको चूज करना है उसमें से कौन सा ऑप्शन। एग्जामिनर आपसे नहीं पूछने आ रहा है कि आप कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो, समझ गए कि नहीं। चलो नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए कितना बड़ा सा लग रहा है, कितना बड़ा सा है, मगर घबराना नहीं है। जब भी बड़ा क्वेश्चन हो तो और डर खत्म कर देना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं होते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया पूरा पढ़ लो। बोला क्या है कि ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, लेंथ L, रेडियस R, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड P, द विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वेयर V इज द वेलोसिटी, x डिस्टेंस, सब कुछ दिया, द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। आपसे सिंपली पूछा है विस्कोसिटी का डायमेंशन, इतना बड़ा क्वेश्चन देखे। अरे यार फॉर्मूला चाहे जो हो, डायमेंशन तो वही ये होगा ना, तो काहे इतने बड़े फॉर्मूले पे जा रहे हो। हमको पता है 6 पाई ईटा आरवी, सबसे सरल 6 पाई, कोई लेना देना नहीं। ईटा इज इक्वल टू कितना, एफ अपॉन आरवी, कितना होगा mlt माइनस 2, आर का होगा l, lt माइनस 1,
एल से एल कटा, टी माइनस वन से ये कटा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, देखो आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन, डी आंसर। कितनी आसानी से आ गया, क्वेश्चन का लेंथ देखो और कितनी आसानी से पा गए आंसर। ठीक, तो शायद मजा आ रहा होगा, कुछ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि हाँ अंतिम दिनों में आपको जिता देना ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो इधर फोकस हो, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए एरर का, तो कुछ नहीं करना है, मेरी एक बात मान लो, एरर पावर मल्टीप्लाई करो जोड़ दो, एरर पावर मल्टीप्लाई कराओ और जोड़ दो, एरर सबकी लिख डालो, सब समझ में आएगा, एरर लिख डालो। ठीक, सबकी पावर देखो, ए की पावर कितनी है 3, बी की पावर कितनी है 2, सी की पावर कितनी है 1, डी की पावर कितनी है 1, ये 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 3 और ये कितना 4, सब जोड़ो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 4 10 और कितना आ जाएगा 14% आंसर। कितनी आसानी से पा गए, 2013 का क्वेश्चन है। एरर पावर मल्टीप्लाई करा और जोड़, सिंपल। ठीक, अब नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो कितना अच्छा, कितना बड़ा सा है, 2010 में पूछा कितना बड़ा सा, तो कितनी आसानी से करेंगे। देखो, स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर हो रहा है, क्या मेजर हो रहा है डिस्टेंस, इनिशियली एट रेस्ट, इससे काम की चीज मिली कि वेलोसिटी 0 है, u की वैल्यू हम 0 रखेंगे। ठीक, इन अ गिवन टाइम हिज डेटा, मतलब एस्टिमेट जी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी बता दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की परसेंटेज एरर और टाइम की परसेंटेज एरर E1 और E2 दी है, मतलब डिस्टेंस की एरर दी है E1 और टाइम की जो एरर दी है E2, तो आपको बताना है परसेंटेज एरर ऑफ G, G का परसेंटेज एरर बताना है, फ्री फॉल बॉडी है, तो क्या करोगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर, इनिशियली क्या है बॉडी रेस्ट, एस इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन G हो जाएगा, तो G का फॉर्मूला बना लो, तो 2s अपॉन टी स्क्वायर। मैंने क्या कहा, एरर पावर मल्टीप्लाई कराओ जोड़ो, एरर लिखो, लिख लिया एरर, E1 किसकी एरर है, S की पावर देखो कितनी है 1, हो गया, E2 किसकी एरर है, टाइम का पावर देखो 2 है, ये हो गया बच्चों E1, ये हो गया 2E2, तो इसको जब जोड़ दो तो कितना आएगा, E1 प्लस 2E2, देखो कितनी खटाक से आया और बी आंसर विल बी करेक्ट। आ गया कि नहीं आ गया, चलो बहुत बढ़िया, इसी तरीके करते रहो, मजा भी आएगा और चीजें होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला क्या, अ वायर हैज अ मास, ठीक, ये मास दिया हुआ है, ठीक, और ये रेडियस दिया हुआ है और ये लेंथ दिया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखिए पूछा क्या, द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका लेंगे बच्चों, वायर है, इसका मतलब सिलिंड्रिकल होगा, वायर है इसका मतलब सिलेंडर होगा, तो सिलेंडर का एरिया क्या होगा, m पाई आर स्क्वायर एल, पाई से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं r की पावर -2 l -1, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। तो अब परसेंटेज एरर लिखोगे तो dd अपॉन d इंटू 100 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब मास को क्या लिख सकते हैं, dm अपॉन m इंटू 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखो एरर में नेगेटिव पावर हो तो भी प्लस लेते हैं, तो 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा dr अपॉन r इंटू 100, बोलो सही है। अब L की पावर -1 है मगर पावर प्लस में लोगे, किस में लोगे, प्लस में लिखोगे, तो क्या लिख लेंगे, dl अपॉन L इंटू 100, बोलो हो गया। सबकी वैल्यूज पुट करनी, ये बच्चों क्या है, मास है dm और ये क्या है m है, तो dm की वैल्यू 0.03, m की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू 100, ठीक, dr की वैल्यू ये है और ये r है, तो dr की वैल्यू कितनी 0.005 और r की वैल्यू कितनी 0.5 और ये कितना है 100। अब चलिए ये क्या है, dl है और ये तुम्हारा l, तो dl कितना दिया 0.06 और l कितना है 6 है और इनटू क्या 100। बच्चों इसको सॉल्व करना कुछ नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई करा दो तो ये तुम्हारा 100 से मल्टीप्लाई करो 3 बन जाएगा, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो 5, नीचे भी 0.5 है और इसको भी कर लोगे, तो इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो बच्चों आएगा आंसर क्या 4, इसको जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो कितना आंसर आएगा 4, समझ गए कि नहीं। आप कर भी सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं, मल्टीप्लाई कराना, ऐड ऑन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, देखो क्या है, द वैल्यूज ऑफ टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस दिया है, द परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और नीट का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर सीरीज में देता तब तो R1 प्लस R2 करते, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आसान बात थी।
अभी क्या है कि पैरेलल है, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा बन जाता है, R1 R2 अपॉन कितना R1 प्लस R2। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलो होगा कि नहीं। अब चलते हैं भाई लोग, अब परसेंटेज एरर की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही लिखते हैं ना परसेंटेज एरर। अब dr1 अपॉन R1 इंटू क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई है मगर एरर जुड़ती है तो कितना होगा dr2 अपॉन R2। बच्चों थोड़ा सा काम तुम्हें भी करना है, ठीक है। ये एक चीज जान लो कि जब तक आप जीना नहीं चाहोगे ना तो कोई आपको जिंदा नहीं कर सकता। ठीक, एक मरे हुए को भी जिंदा किया जा सकता है बट उसके अंदर जीने की आस हो, और जो आदमी जिंदा हो जिसको जीना ही नहीं उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इतना याद रख लो। मैं तुमको तरीका बता सकता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा सकता हूँ, मगर करना तो एग्जाम में आप ही को है ना, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ये देखिए ये क्या दिया है, dr1 दिया है और ये कितना R1, तो रख दो वैल्यू, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, हो गया इंटू 100। अब देखो ये कितना दिया है, dr2 दिया और ये कितना R2 है, dr2 कितना 0.2 और R2 कितना है 10 और इंटू 100। अब dr1 रखिए 0.3, dr2 रखिए 0.2 और नीचे कितना है, सॉरी 6 प्लस 10 और मल्टीप्लाई में कितना 100। अब इसको सॉल्व करना भी बहुत बड़ा इशू नहीं, 30 हो जाएगा, 6 से काटोगे 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 20 हो जाएगा, 10 से काटोगे तो कितना हो जाएगा। बच्चों अगर इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे 100 मल्टीप्लाई करा के, तो ये कुछ 0.1025 आएगा। ठीक, कितना आएगा 0.1025, और आपको ये 100 मल्टीप्लाई भी कराना है, तो आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो सी आंसर आ जाएगा 10.125। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। पूछा क्या, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन क्यों पूछा है नीट में, इसीलिए पूछा है ना, लास्ट का चैप्टर है, फॉर्मूला पता नहीं दिमाग में हो कि ना हो। तो बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी आप हीट ट्रांसफर में पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू KA बाई L θ1 माइनस θ2 मल्टीप्लाई बाई टाई। ये लॉ ऑफ कंडक्शन होता है जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी आती है, और ये K आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, तो K का फॉर्मूला बना Q इंटू L डिवाइडेड बाई A θ1 माइनस θ2 मल्टीप्लाई बाई T। तो Q क्या हो जाएगा जूल, L मीटर, ये मीटर स्क्वायर, केल्विन और T जूल पर। आप इसको टाइम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाइम है तो हम इसको बेटो भैया, हाँ टाइम है तो इसको हम सेकंड लिख सकते हैं, टी लिख दिए थे। तो जूल पर सेकंड जो होता है वो होता है वॉट, और एक मीटर से मीटर कैंसिल तो m-1 और कितना हो गया k-1। तो कौन सा आंसर सही है, ए आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ए आंसर हमारा। तो कौन सा आंसर सही है, ए आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। बोला क्या, द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी के। द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूनिट बताना है। तो बोला क्या, फोर्स प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया तो हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k लिख लेते हैं, तो k का यूनिट पूछा है तो k कितना हो जाएगा, F अपॉन v हो जाएगा। और kg में सारे ऑप्शन किसमें है, kg में, तो इसको हम क्या करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन कर लो, ये वेलोसिटी है, ये kg पा जाओगे ऐसे, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटेगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो kg सेकंड इनवर्स आ जाएगा, जो कि सी आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया बच्चों, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको करना है। s इज इक्वल टू कितना दिया, a 1 माइनस e की पावर माइनस bxt, ऐसा पावर में दिया है, और आपसे पूछा है b का डायमेंशन। क्या पूछा है, b का डायमेंशन क्या होगा। अब कैसे बताओगे, अब bxt क्या है, bxt क्या है, पावर है भाई, डायमेंशन 1 ही होगा, तो कितना हो गया, b इज इक्वल टू 1 अपॉन xt। ठीक, अब x क्या है, मीटर, टाइम क्या है, सेकंड, तो कितना आंसर, m-1 सेकंड इनवर्स। कौन सा आंसर, ए आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो शायद मजा तो आ ही रहा होगा, बेहतरीन है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें पूछा क्या है, द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट इज।
म्यू नॉट का पूछा है हमसे यूनिट, और न्यूटन और एम्पियर में कुछ ऑप्शन है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फॉर्मूला पकड़ लो जिसमें म्यू नॉट हो, ऐसा पकड़ लिए, स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला है ये। देखिए इससे कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से यूनिट डायमेंशन का कोई लेना देना नहीं। मैग्नेटिक फील्ड को हम फोर्स के टर्म में कुछ क्यू वी लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन क्यू वी। फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी भी होता है, तो बी की वैल्यू फोर्स अपॉन क्यू वी। अब ये म्यू नॉट और ये कितना आई बाई आर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और ये हो जाएगा 80, और वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं LT माइनस 1, और आई को एम्पियर बोल दें, आर को हम एल बोल दें, एल से एल कटा, T माइनस 1 से ये कट गया, ठीक। अब देखिए ए नीचे आ जाएगा तो म्यू नॉट इज इक्वल टू आ गया N अपॉन ए स्क्वायर। बोलो आ गया। तो ये कितना आंसर, बी आंसर क्या है इसका, बिल्कुल सही है। समझ गए कि नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा पूछा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो हमने बच्चों म्यू नॉट जब जान रहे हैं तो ऐसा करते परमिटिविटी भी जान लेते हैं। तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट कैसे, और ऑप्शन को पकड़ेंगे कि किसमें, फैरेड और मीटर में, किसमें, फैरेड और मीटर में। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। बोलो होता है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी CD अपॉन A। तो C को हम फैरेड बोल सकते हैं, इसको मीटर स्क्वायर, M से M कटा, तो कितना आ गया, फैरेड अपॉन मीटर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फैरेड अपॉन मीटर, बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया, इतना लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 20, बोला क्या है, देखिए ये क्वेश्चन स्कूल ग्रॉस का है। अगर बच्चों प्रैक्टिकल का अगर तुम्हें कोई भी नॉलेज नहीं है, फिजिक्स प्रैक्टिकल का अगर कोई नॉलेज नहीं, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते। पूछा क्या है, स्क्रू क्लॉज लीज काउंट, ये लीज काउंट दिया है, और एंड देयर 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि सर्कुलर स्केल क्या होता है, लीज काउंट क्या होता है, तब तो तुम्हारे हाथ से ये क्वेश्चन गया। बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, और नीट में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो पूछा गया द पिच क्या होता है, लीज काउंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजन। ठीक है, लीज काउंट कितना है 0.01, डिवीजन कितना है 50, तो आंसर 0.5 आ गया। आंसर क्या आ गया, 0.5 आ गया। बोलो आ गया। तो कुछ नहीं, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है तब तो गड़बड़ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, मगर सिर्फ मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर पा गए। कितना आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर देखें तो ये वर्नियर कैलिपर का है। बोला क्या, वर्नियर कैलिपर 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। ठीक, फिर उसके बाद बोला इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन। मतलब 20 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच किससे कर रहा है, 16 मेन स्केल डिवीजन से। तो 1 VSD अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 16/20। बोलो, तो ये कितना आएगा, 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8। और लीज काउंट का फॉर्मूला, हमें लीज काउंट निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1 MSD इसका फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। कितना है मेन स्केल, तो 1 mm है, और 1 VSD कितना है, 0.8 mm है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 mm। तो कौन सा आंसर, डी आंसर क्या है, सरल, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आसान है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, वही परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा है एरर का। तो हमने क्या कहा आपसे कि आप सिंपली क्वेश्चन को पढ़ो भी नहीं, परसेंटेज बस देख लो। 3% दिया है, 4% दिया है, और 6% दिया है। बोलो दिया है। अब 3% किसका है, आई का, तो आई की पावर देखो 2 है, 2 लिख लो। 4% किसका है, आर का, आर की पावर कितनी है, 1 लिख लो। फिर उसके बाद 6% किसका है, टाइम का, पावर लिख लो 1। कितना हुआ, 3 2 जा 6, ये 4 और ये 6, कितना हो जाएगा, 16% आंसर। कौन, कितना आंसर हो जाएगा, 16%। आ गया कि नहीं आ गया, लिख लो। ठीक, ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 2020 का है, और देखते हैं क्या है, घटाना ही है क्या, शायद सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है। आओ देखते हैं क्या करना है। 9.99 में हमको 9.99 में हमको 0.0099 सब्सट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा। कोई सब्सट्रैक्शन क्वेश्चन बहुत आसान है। 10 में 9 घटाए कितना आ गया, 1 आ गया। 9 में 9 घटाए कितना हो गया, 0, और ये बचा 8, और ये 9.9। तो देखिए आप देख सकते हैं क्या पहला आंसर, नहीं, पहला आंसर नहीं है बच्चों। देखा जाता है कितनी डिजिट तक लिखा है,
कितनी डिजिट तक आपको आंसर देना, 2 डिजिट तक। तो 2 डिजिट तक अगर आप देख सकते हैं तो 9.98। तो कौन सा आंसर, बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आ गया ना समझ में, ठीक। नेक्स्ट, अब देखें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। बोला क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर बताना, अगर पढ़ सकते हैं द रिस्पेक्टिव नंबर सिग्निफिकेंट फिगर बताना। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल पता हो तो कर सकते हो। देखो ये ट्रैप जीरो है, ट्रैप जीरो काउंटेबल होता है, तो इसका मतलब ये कितने डिजिट लिखे हैं, 5, 1 2 3 4 5। आगे का जीरो काउंट नहीं होता है, तो कितने नॉन जीरो है, एक ही, वही काउंट होगा। पावर सिग्निफिकेंट होती नहीं तो कितना है, सॉरी कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 2, तो कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 5 1 2। बी आंसर विल बी करेक्ट। समझ गए कि नहीं, तो कितना काउंट ही तो करना हो, 2010 में पूछा भी गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, L प्लस बी, एल की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, जोड़ते हैं 2.331 और कितना है 2.1, जोड़िए कितना है 134 अब बस दिमाग में रखना है कितनी डिजिट तक आंसर देना, 0.1 तक, मतलब एक डिजिट तक देखना है डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट देखोगे तो कितना आ जाएगा 4.4। क्लियर हो गया, चलो अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना जरूर है, मगर आप किस एग्जाम का नाम लो जिसमें ये ना आया हो। बच्चों क्या है ये प्रेशर है। तो प्रेशर में इतनी क्वांटिटी अगर जोड़ रही तो इसका मतलब ये भी प्रेशर ही होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि A अपॉन वी स्क्वायर भी प्रेशर ही होगा। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, पी वी स्क्वायर। P क्या है, प्रेशर है, तो हम इसको फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं। और ये क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्क्वायर। फोर्स कितना, डाइन, क्योंकि आंसर सारे देख सकते हैं डाइन के हैं, आंसर सारे किसके हैं, डाइन के, तो आपको डाइन पे लिखना है। ठीक, तो हम लोग इसको किस में लिखेंगे, डाइन पे, डी लिख लिए। और ये सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस यूनिट होती है, ये भी दिमाग में रखना है, ये नहीं कि मीटर वीटर रख लेना। तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, और ये स्क्वायर, 3 2 6 और ये 2 पावर, ये 6 पावर, 4 बचेगी कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ डाइन सेंटीमीटर पावर 4। कौन सा ऑप्शन है, बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। समझ गए कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, मैचिंग वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये भी बहुत पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप का भी लिया है आपके लिए, ये जरूर देख के जाना, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी जरूर देख के जाना। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द नॉट एक्सप्रेस इन प्रॉपर यूनिट, मतलब प्रॉपर यूनिट सामने लिखी है कि नहीं, ये चेक करना है। चेक करो, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन मीटर, बिल्कुल सही है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस ही के बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर, ये भी सही है। सरफेस टेंशन होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यहाँ पे मीटर, न्यूटन पर मीटर होगा, स्क्वायर लगा है, इससे ये मात खा गया, इसका ये गलत, मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही क्या है, सही है। समझ गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट दैट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लैंक कांस्टेंट का और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछा है। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। हमको पूछा क्या है, h बाई आई, h बाई आई, h निकालोगे तो E बाई न्यू होगा, और ये mr स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं E अपॉन न्यू mr स्क्वायर। सबके डायमेंशंस पुट करो, ml स्क्वायर t माइनस 2, फ्रीक्वेंसी t इनवर्स हो जाएगा, मास का हो जाएगा m और l स्क्वायर, l स्क्वायर कटा, मास कटा, -1 एक माइनस बचेगा, तो t माइनस वन क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 जो है एम से पूछा गया है, और क्या है क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है बच्चों, वो करंट इनटू एरिया होता है, करंट इनटू एरिया। करंट क्या होता है, ए, और एरिया को एल स्क्वायर, तो क्या आंसर हो जाएगा, एल स्क्वायर। आपको लग रहा होगा यार इतने सरल क्वेश्चन, सरल ही आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा दसाई यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। अब स्टीफन क्या है, फॉर्मूला देखते हैं। स्टीफन ने ये कहा कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पावर 4, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देते हैं, ये टेम्परेचर होता है, इसी को स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। स्टीफन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, E अपॉन 80, और टेम्परेचर की पावर 4 है। ये क्या है बच्चों, जूल एनर्जी,
मीटर स्क्वायर, ये सेकंड हो गया, और ये टेम्परेचर केल्विन, केल्विन की पावर 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, जे एम माइनस 2 सेकेंड इनवर्स के माइनस 4। तो कौन सा आंसर मेरा सही है? अगर आप देखें तो कोई नहीं है, क्योंकि -4 पावर में नन ऑफ दीज होगा। ठीक, तो बच्चों ये मैंने आपको सारा क्वेश्चन करा दिया। ठीक, अब बस इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। ठीक, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बड़ी मेहनत पड़ती है, करा जाता है आपके लिए, बस आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद।